चाय की खुशबू से उठे दीपक जी। बीच जिंदगी में जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो उससे बढ़कर और कोई दर्द नहीं होगा। इस बुढ़ापे में दीपक जी सबके रहते हुए एकदम अकेले रह गए थे। पत्नी शोभा के देहांत के बाद से वे एकदम टूट चुके थे। बहू बेटे ने भी उनका हालचाल लेना बंद कर दिया था और अब वह 5 दिन से बीमार चल रहे थे। जैसे तैसे दवाइयों से ही अपना काम चला रहे थे। बेटा ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। रविवार होने की वजह से बहू और पोता देर तक सो रहे थे। दीपक जी ने कई बार आवाज लगाई थी चाय के लिए, लेकिन बहू ने एक बार भी नहीं सुना, या फिर कहें कि वह सुनना ही नहीं चाहती थी। अपने बीमार और कमजोर शरीर को घसीटते हुए दीपक जी कैसे भी रसोई तक पहुंच गए और खुद ही चाय बनाने के लिए चीनी, चाय पत्ती और अदरक डाल दिया। दूध अभी तक आया नहीं था, क्योंकि दूध लाने का काम बहू किया करती थी, जो अभी तक सो रही थी। दीपक जी ने काली चाय ही बना ली। चाय लेकर जब वह बिस्तर पर बैठे तो चाय की पहली कड़वी घूंट के साथ ही मन भी कड़वाहट से भर गया। तब उन्हें अपनी पत्नी शोभा की बहुत जोर से याद आई। कितनी अच्छी चाय बनाया करती थी शोभा। 5 साल पहले ही उसका कैंसर के चलते देहांत हो गया। मुझे अकेला छोड़कर वह भगवान को प्यारी हो गई। पत्नी के जाने के बाद से दीपक जी एकदम अकेले होकर रह गए थे। कोई बात करने वाला भी नहीं था जिससे वह बातें कर अपना मन हल्का कर सकें। बेटी विदेश में सेटल हो चुकी थी। कभी कभार उसका भी फोन आ जाता तो दीपक जी को बात करके बहुत अच्छा लगता, लेकिन सिर्फ कभी कभी। बेटी तो इतनी दूर थी, फिर भी अपने पिता का हाल चाल हफ्ते में एक दो बार पूछ लेती थी। लेकिन दीपक जी का बेटा तो उनके साथ ही रहता था। साथ रहकर भी अनजान था वह अपने पिता की हालत से। घर में बहू बेटे के रहते हुए दीपक जी की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि एक कप चाय के लिए भी वह बहू को कहते कहते थक गए, लेकिन बहू ने एक ना सुनी थी। बहू बेटे साथ रहकर भी साथ नहीं थे। बेटा बस इतना करता था कि समय से दवाइयाँ अपने पिता दीपक जी को दे दिया करता था, लेकिन फिर उसके बाद ने उन्होंने वह दवाइयाँ खाई भी या नहीं खाई, इसके बारे में उसने कभी नहीं पूछा। अपना बस वह इतना ही कर्तव्य समझता था। जिंदगी के इस पड़ाव में दीपक जी को एक जीवन साथी की जरूरत बहुत ही शिद्दत से महसूस हो रही थी। दीपक जी आज अपनी बेबसी पर लगभग रो पड़े थे कि तभी फोन बज उठा। दीपक जी ने फोन उठाकर देखा तो रमा जी का फोन था। पिछले 1 साल से सुबह की सैर करते वक्त दीपक जी की मुलाकात रमा जी से हो गई थी। वह बहुत ही हंसमुख और सुलझी महिला थी। वह अपने वैधव्य का रोना रोकर जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की इच्छा रखती थी और अपने लाख कष्टों के होने के बावजूद भी वह हमेशा मुस्कुराती रहती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीपक जी रमा जी से बहुत प्रभावित थे। रमा जी ने फोन पर आज सुबह उनके न आने की वजह पूछी तो वजह जानकर वह चिंतित हो गई कि दीपक जी की तबीयत ठीक नहीं है। रमा जी ने पूछा कि क्या वह उनके घर आकर उनका हालचाल पूछ सकती है, लेकिन दीपक जी ने ही मना कर दिया, यह कहकर कि आप आएंगी तो पता नहीं बहू बेटे क्या सोचेंगे। फिर बहू बेटों को भी मौका मिल जाएगा ताना मारने का, इसलिए उन्होंने रमा जी को घर आने से मना कर दिया। दीपक जी को हमेशा से समाज से बहुत ही डर लगता था। उन्हें इस बात का भी डर था कि लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में दीपक जी की महिला मित्र है। कई बार पत्नी शोभा से भी इस बात को लेकर बहस हो जाया करती थी कि इतने पैसे खर्च करके इस रिहायशी इलाके में घर लेने की क्या जरूरत थी। अगर हम कुछ पैसे कम खर्च करके किसी और जगह पर घर लेते तो वह पैसे आगे जीवन में काम भी आ जाते। पर दीपक जी ने खुद का प्रभुत्व दिखाने के लिए इतना आलीशान घर लिया था, लेकिन अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि यह कैसा अपना घर जहाँ कोई अपना ना था। दीपक जी ने रमा जी को अपने घर आने से मना तो कर दिया था, लेकिन काफी देर तक वह रमा जी की बातों को याद करके अपनेपन के एहसास से खुश हुए जा रहे थे। आज दीपक जी के बुखार को 10वां दिन हो चुका था। अब दीपक जी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। बेटा भी दूसरे शहर से घर आ चुका था, लेकिन आने के बाद से उसने एक बार भी अपने पिता दीपक जी का हाल चाल तक नहीं पूछा था। सुबह सुबह ही हाल चाल पूछने के लिए रमा जी का फोन आ जाता है तो पता नहीं अचानक से कहां से दीपक जी को इतना जोश आ जाता है कि वह कहते हैं,
मैं आज सुबह की सैर के लिए आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। उनकी आवाज में यह कैसा अधिकार भाव था। रमा जी एक पल के लिए हैरान भी थी, फिर दूसरे ही पल अपनेपन के एहसास से वह शर्मा गई। खुद दीपक जी को भी अपनी आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आज रमा जी से इस लहजे में बात की थी, जिस लहजे में वह कभी अपनी पत्नी शोभा से बात किया करते थे। कहीं न कहीं उनकी बीमारी की वजह से उन्हें अकेलेपन ने बहुत कचोटा था, इसलिए शायद वह रमा जी से इतने अधिकार के साथ बोल सके थे। रमा जी से फोन पर बात करने के बाद उन्होंने जैसे निश्चित करके वह अपने बिस्तर से उठे। तैयार होकर वह सैर के लिए बगीचे में गए और वहीं एक पेड़ से कुछ फूल तोड़ लेते हैं गुलाब के। रमा जी को गुलाब के फूल बेहद पसंद थे। वैसे गुलाब के फूल तो शोभा को भी बहुत पसंद थे, इसलिए शायद दीपक जी ने शोभा के जाने के बाद फिर कभी उस खिड़की को दोबारा नहीं खोला था, क्योंकि उस तरफ गुलाब के पौधे थे। पर आज बात कुछ और ही थी। सुबह सैर के लिए जाते वक्त दीपक जी के हाथों में गुलाब के फूल थे। एक साल में दीपक जी रमा जी से रोज मिला करते थे। सैर करते वक्त रमा जी से बातें करके उन्हें जो अपनापन और जुड़ाव महसूस हुआ था, ऐसा उन्होंने पत्नी के जाने के बाद किसी के साथ कभी महसूस नहीं हुआ था। यह ऐसा लगाव था जो वह किसी और के लिए महसूस नहीं कर पाए थे। ऐसा ही एहसास उन्होंने पत्नी शोभा के लिए भी महसूस किया था। वह रमा जी से अपनापन महसूस करने लगे थे। रमा जी के भी पति को गए 6 साल हो गए थे जब से वह यह जीवन अकेले ही काट रही थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दीपक जी ही अपनापन रमा जी के लिए महसूस कर रहे थे। ऐसा ही अपनापन और खिंचाव रमा जी भी दीपक जी के लिए महसूस कर रही थी। रमा जी अपनी इकलौती बेटी के साथ उसी के घर में रहा करती थी। रमा जी का कोई बेटा नहीं था। दीपक जी आज जब सुबह से घर निकले तो वह ठान कर निकले थे कि आज वह रमा जी से अपने दिल की सारी बातें कह देंगे, फिर देखा जाएगा जो होगा। वैसे वह जानते थे कि रमा जी भी उनके लिए वैसा ही महसूस करती है जैसा उन्हें महसूस होता है। दूसरी तरफ रमा जी ने भी सोच लिया था कि वह भी दीपक जी से अपने दिल का हाल बयां कर देगी। दीपक जी को अब इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि बहू बेटे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वह बस इस समय अपने ही बारे में सोच रहे थे, क्योंकि अकेलापन उन्होंने सहा था, समाज ने या उनके बहू बेटों ने नहीं, तो फैसला भी उनका ही होना चाहिए। रमा जी भी अपनी बेटी और दामाद घर पर ज्यादा समय नहीं रहते थे, तो वह भी घर में ज्यादातर अकेली ही रहती थी। बेटी भी उनसे खफा ही रहती है, क्योंकि अब वह अपनी माँ रमा जी की सेवा नहीं करना चाहती थी अपने घर पर रख कर, क्योंकि उनकी नजर अपनी माँ की संपत्ति पर थी। इसलिए वह संपत्ति के लिए ही बस अपनी माँ को अपने पास रख रही थी। यह बात रमा जी भी बखूबी जानती थी, लेकिन आज रमा जी ने भी सोच लिया था कि उसे भी अब बिटिया दामाद जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह क्या कहेंगे या सोचेंगे। रमा जी पार्क में पहले ही पहुंच जाती है और दीपक जी के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। जब दीपक जी पार्क में पहुंचते हैं तो देखते हैं रमा जी पहले से ही पार्क में पहुंच चुकी है और उनका इंतजार कर रही है। रमा जी को देखकर दीपक जी का दिल जोरों से धड़कने लगा था, जैसे एक युवा नौजवान का पहली बार किसी लड़की को प्रपोज करने पर धड़कता है। सो यही हालत इस वक्त दीपक जी की भी हो रही थी। लेकिन इस बार दीपक जी रमा जी को अपनी जीवन संगनी के रूप में देख रहे थे। दीपक जी ने सोचा कि पहले कुछ बातें करेंगे, फिर अपने दिल की बात वह रमा जी के सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले रमा जी ही बोल पड़ी, इन दिनों मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपसे एक लगाव सा हो गया है। मैं आपके साथ रहकर एक अपनापन महसूस करती हूँ, क्यों ना हम दोनों एक साथ रहें। बस फिर क्या था। दीपक जी ने भावुक होते हुए रमा जी का हाथ पकड़ लिया। जो बात वह कहना चाहते थे रमा जी ने सामने से खुद ही कह दी। उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई। कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन इस शादी में तमाम अड़चने भी आई। रमा जी की बेटी ने भी काफी हंगामा किया था। खासकर वह इस बात से परेशान थी कि माँ की शादी होने के बाद अब उनकी संपत्ति का मालिक दीपक जी हो जाएंगे। रमा जी की बेटी यह भी सोच रही थी कि अब उनके बच्चों की मुफ्त में देखभाल कौन करेगा। रमा जी की बेटी की नजर अपनी
माँ के कहने पर थी, इसलिए उसने इतना बवाल किया था शादी में। दूसरी तरफ दीपक जी के बहू बेटे ने भी बहुत बखेड़ा किया शादी में, लेकिन दीपक जी की बेटी ने पूरे मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला और अपने पिता दीपक जी का पूरा साथ दिया। दीपक जी और रमा जी की शादी में मेहमान तो कम थे, पर दोनों के बीच का प्यार बेपनाह था। दोनों उम्र के इस पड़ाव में जीवन साथी पाकर बेहद खुश थे। उस रात फिर खिड़की से गुलाबों की खुशबू पूरे कमरे को खुशनुमा बना रही थी, लेकिन आज दीपक जी ने खींचकर वह खिड़की बंद नहीं की, बल्कि देर तक रमा का हाथ पकड़े उन फूलों को निहारते रहे थे और उस चांद को भी। कभी वह चांद को देखते तो कभी रमा को निहारते, अपनी नई नवेली दुल्हन को जो इस समय थोड़ा सा सकुचा रही थी। दीपक जी ने इससे पहले रमा जी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान कभी नहीं देखी थी जो इस वक्त रमा जी के चेहरे पर वह देख रहे थे। वह कहते हैं ना, दिल का हाल चेहरा बखूबी बयां कर देता है। भले ही सुहाग रात में दो शरीरों का मिलन ना हो पाया हो, पर दो प्यार करने वाले एक जरूर हो गए थे। सुबह सुबह दीपक जी की नींद चाय की खुशबू से खुलती है। जब अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने रमा को माथे में सिंदूर लगाए सामने पाते हैं। पैरों में आलता और माथे पर बिंदी, एकदम नई नवेली दुल्हन की जैसी दिख रही थी रमा। दीपक जी रमा की आंखों में वही प्यार देख रहे थे जो प्यार वह कभी शोभा की आंखों में देखा करते थे। सिंदूर का रंग प्रेम और समर्पण से और भी गहरा हो जाता है, ये आज ही उन्होंने जाना था। संपूर्ण समर्पण तो हृदय से होता है, शरीर तो एक भूमिका मात्र निभाता है। रमा जी जब चाय का प्याला लेकर दीपक जी की तरफ बढ़ती है तो दीपक जी अपने तकिए के नीचे से एक गुलाब का फूल रमा जी की ओर देते हुए कहते हैं, शादी की पहली सुबह मुबारक हो, अब से हमारा नया जीवन शुरू हुआ है। क्या तुम यह जीवन मेरे साथ जीवन जीने के लिए तैयार हो? रमा जी ने मुस्कुराते हुए बस हाँ कहा था। रमा जी ने कहा कि आपने मुझे अपना कर मेरा जीवन धन्य कर दिया। अगर आपने मुझे नहीं अपनाया होता तो मेरा यह जीवन सूना ही रह जाता। आपने मेरे जीवन में रंग भर दिया है, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। यह कहते हुए रमा जी ने दीपक जी के पैर छुए। दीपक जी ने रमा जी को पकड़ते हुए कहा, रमा तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यूं ही रहूंगा, सदा सदा के लिए। सच कहते हैं लोग प्यार उम्र देखकर नहीं होता है, जब भी होता है तो इंसान को एक अलग ही तरीके से जीना सिखा देता है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।